श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री गणेशाय नमः। बच्चों, आइए आज हम वाक्य विचार की चर्चा करेंगे। वाक्य विचार जो कि सीबीएसई बोर्ड के विषय हिंदी के क्लास 10 के हिंदी के व्याकरण का यह ग्रामर का यह पोर्शन है। ग्रामर का यह जिसमें वाक्य विचार, वाक्य क्या है, वाक्य के अंग क्या हैं, वाक्य के प्रकार क्या हैं, वाक्य किसे कहते हैं, इस प्रकार कई प्रश्न वाक्य के अंतर्गत हैं। तो वाक्य के प्रकार किन किन आधारों पर किया जाता है, तो यह जो आधार है, इसी आधार पर हम कह सकते हैं। तो इस आधार को जानने के लिए, इस आधार को समझने के लिए, हम इस आधार को जानने के लिए, इस आधार को समझने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि वाक्य क्या है। ठीक। सर्वप्रथम वाक्य की चर्चा जब हम करेंगे तो सर्वप्रथम बात आएगी। सर्वप्रथम मैंने देखिए लिखा है वर्ण ऑब्लिक अक्षर। वर्ण ऑब्लिक अक्षर मतलब वर्ण और अक्षर एक ही चीज होता है। जैसा कि आप जानते हैं और हम कहते भी हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसकी हम तोड़ नहीं सकते हैं, जिसे हम तोड़ नहीं सकते, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है इसी भाषा पर, इसी वर्ण के लिए, अक्षर के लिए, न क्षरति इति अक्षरः। डरिएगा नहीं, संस्कृत का श्लोक है न क्षरति इति अक्षरः। न का अर्थ नहीं, क्षरति का अर्थ नष्ट होना या क्षरण होना, इति माने जिस क्षरण नहीं होता है, अर्थात जो नष्ट नहीं होता है, वो क्या है? अक्षर है। अक्षर का अर्थ मतलब वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे हम कहते हैं। तो जो अक्षर है वही वर्ण है, जो वर्ण है वही अक्षर है। संस्कृत की परिभाषा कही गई नक्षरति इति अक्षरः, अर्थात जिसका क्षरण, जिसका नष्ट, जो नष्ट नहीं होता वही अक्षर है। तो लिखा रहे या और रहे तो हम उसे और क्या तोड़ सकते हैं, उसको और नष्ट क्या कर सकते हैं, और उसके खंडन क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए उसे कहा गया वर्ण या अक्षर। वर्ण और अक्षर के बाद आता है शब्द। शब्द किसे कहते हैं, इस पर चर्चा करने की बात आई तो कहा गया कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। परंतु अगर ल वर्ण, क वर्ण और म वर्ण हम मिलाएं तो लकम होगा। तो लकम क्या है? लकम का क्या अर्थ निकलेगा? कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसीलिए परिभाषा में लिखना पड़ा कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को। देखिए मैंने हाईलाइट भी किया है, यह जो सार्थक है यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहेंगे, ना कि निरर्थक। अब लकम का क्या अर्थ है आप बताइए? कोई अर्थ नहीं है। तो अगर हम क वर्ण लें, म वर्ण लें और ल वर्ण लें तो कमल बन सकता है।
कलम बन सकता है। तो अर्थात कहने का तात्पर्य इतना ही है कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। अब शब्द के बाद बात आती है पद की। पद क्या है यह भी हमें जान लेना चाहिए। पद उसे कहते हैं जो शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाए या प्रयोग होने के योग्य हो। अर्थात जैसे मैंने कोई शब्द कहा राम, अगर कहीं केवल राम लिखा है, केवल राधा लिखा है, केवल कृष्ण लिखा है, तो वह शब्द है, तो वह शब्द है। परंतु जैसे ही हमने लिख दिया कि राम घर जाता है, राम घर जाता है, कृष्ण बाजार जाता है, राधा झूला झूलती है, तो अगर वह वाक्य में प्रयोग हो गया, कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो गया, तो वह शब्द जो है वह शब्द पद बन जाता है। वह जो शब्द है वह पद बन जाता है। बस यही अंतर समझिए। इसीलिए मैंने लिखा है जो शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाएं उन्हें हम पद कहते हैं। अर्थात राम शब्द भी है और पद भी है, बट अगर वह अलग लिखा हुआ है, केवल राम लिखा है, वह शब्द है। अगर वही वाक्य में लिख दिया जाए राम घर जाता है, तो राम भी शब्द, राम भी पद है, घर भी पद है, जाता भी पद है और है भी पद है। तो अर्थात कह सकते हैं कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाए तो हम उसे पद कहते हैं। देखिए एकदम सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग चल रहे हैं। फिर उसके बाद आता है वाक्य। वाक्य देखिए लिखा है शब्दों के सार्थक। अब हम कह सकते हैं कि शब्दों के मेल को हम वाक्य कहते हैं, लेकिन दो कंडीशन इसमें है। शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं यह हम कह सकते हैं, पर दो कंडीशन इसमें लगाई, सार्थक प्लस क्रमबद्ध। दो कंडीशन इसमें लगा, सार्थक प्लस क्रमबद्ध होना चाहिए। अर्थात जैसा कि ऊपर आपने शब्द की परिभाषा में पढ़ा था कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं, तो उसी प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को हम वाक्य कह सकते हैं। परंतु उसमें एक और कंडीशन जुड़ती है, क्रमबद्ध होना चाहिए। है राम जाता घर है राम जाता घर है राम जाता घर। बताइए इसको आप सही वाक्य कहेंगे? शब्द का सार्थक तो है, राम भी सार्थक शब्द है, जाता भी सार्थक शब्द है, घर भी सार्थक है, परंतु क्रमबद्ध नहीं है। अर्थात पहले क्या आएगा, कर्ता आएगा, क्या आएगा, उसका निर्धारण करते हुए क्रमबद्धता सही होनी चाहिए। राम घर जाता है, अब यह पूर्व रूपेण वाक्य हो गया। तो अर्थात वाक्य के दो कंडीशन हैं कि शब्दों का सार्थक मेल भी होना चाहिए और क्रमबद्धता भी उसमें आवश्यक है। क्रमबद्धता भी उसमें आवश्यक है। अब वाक्य के अंग, देखिए अंग और प्रकार अंतर है। अगर एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से हम अंग और प्रकार में अंतर समझने का प्रयास करें, तो जैसे कोई बिल्डिंग है, वह कम से कम उसके 4 पाए हैं, 4 पिलर्स पे वो खड़ी है, 4 पिलर पे वो खड़ी है। तो हम कह सकते हैं इसके 4 पिलर जो हैं वह उसके अंग हैं, अर्थात चारों पर ही खड़ी हो सकती है। 4 पिलर कम से कम चाहिए किसी बिल्डिंग को खड़ी होने के लिए। लेकिन उसके ऊपर माले तो कई भी बन सकते हैं ना, फ्लोर तो कई हो सकते हैं, 2, 4, 10, 20 जितने भी फ्लोर बन जाएं,
तो जो प्रकार है वह उसका फ्लोर है और जो अंग है वह उसका पिलर है। अर्थात वाक्य में अंग की आवश्यकता होती है। प्रकार तो हो सकता है 2, 4, 10, 20 जो भी हो। तो वाक्य के अंग दो हैं, उद्देश्य तथा विधेय। अब सर्वप्रथम आपको यह समझना होगा कि उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है। देखिए, उद्देश्य कोई भी वाक्य है, जैसे राम घर जाता है, एक साधारण सा वाक्य हमने लिया कि राम घर जाता है, ठीक। अब इस राम घर जाता है में पूछा जाए उद्देश्य और विधेय क्या है, तो सर्वप्रथम बात आएगी उद्देश्य की। अगर छोटी सी परिभाषा बतानी चाहे तो लिखा जा सकता है कि जिसके विषय में बात की जाए, जिसके विषय में बात की जाए। उद्देश्य की चर्चा कर रहा हूं मैं, उद्देश्य की चर्चा हम करेंगे तो होगा जिसके विषय में बात की जाए। अब राम घर जाता है, अब उसमें किसके विषय में बात हो रही है, राम के विषय में, घर के विषय में, जाता के विषय में कि है के विषय में। सही से देखा जाए तो राम के विषय में बात हो रही है, क्योंकि घर जाने का कार्य कौन कर रहा है, राम ही कर रहा है। तो उद्देश्य यहां पर राम हो जाएगा। और विधेय कहता है कि उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए। इन दोनों को याद रखिएगा, आगे आवश्यकता इसकी पड़ेगी। उद्देश्य और विधेय आपको आगे जब रचना के आधार पर हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसकी आवश्यकता होगी, इसीलिए यहीं पर इसको समझ लीजिए कि वाक्य के जो अंग दो हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य का अर्थ होता है जिसके विषय में कहा जाए, तो राम घर जाता में राम उद्देश्य है, और विधेय कहता है कि उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए, उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए। तो यहां पर उद्देश्य राम है, तो राम के विषय में क्या कहा जा रहा है कि वह घर जाता है, तो आपका विधेय हो जाएगा वही जो घर जाना इसका है, जाना जो है या उसका विधेय हो जाएगा। जैसे महेश क्रिकेट खेलता है, अब उद्देश्य देखिए, मैंने कहा जिसके विषय में कहा जाए। अब अगर महेश क्रिकेट खेल रहा है तो इसमें किसके विषय में बताया जा रहा है, महेश के विषय में बताया जा रहा है, तो महेश उद्देश्य हो जाएगा और विधेय क्या होगा, क्रिकेट खेलना। इसका खेलना जो है, क्योंकि विधेय का परिभाषा मैंने बताया कि उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए, इसका कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। उद्देश्य अर्थात जिसके विषय में वाक्य में बात की जाए, विधेय अर्थात उद्देश्य के विषय में जो कहा जाए। तो महेश उद्देश्य हो गया और जो उसका क्रिकेट खेलना है वह विधेय हो गया। अब छोटी सी और आगे बात हम करते हैं कि वाक्य के प्रकार, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो वाक्य के प्रकार को हम दो तरह से बांटा जा सकता है, दो प्रकार से इसको विभाजित किया गया है। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। जो अर्थ के आधार पर है वह 8 प्रकार के होते हैं और जो रचना के आधार पर होता है वह 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर अर्थात जो अर्थ निकलता हो, रचना जो स्ट्रक्चर, जो रचना के आधार पर जिसे हम बांटें, तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक वाक्य, सबके आगे वाक्य लगा लीजिए। तो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य हो गए। और नेक्स्ट जो रचना के आधार पर, रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य हैं। सरल वाक्य, जिसका दूसरा नाम साधारण वाक्य भी है, संयुक्त वाक्य, और तीसरा मिश्रित या मिश्र वाक्य। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्यों की गणना की गई है। तो आज
इस वीडियो में इतना ही। आज वाक्य क्या है यह हमने जान लिया। अगले वीडियो में हम जो अर्थ के आधार पर है उसकी चर्चा करेंगे, फिर रचना के आधार पर है उसकी चर्चा करेंगे। पर आज के लिए इतना ही। तो धन्यवाद।